सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में आज तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का आज शपथ ग्रहण है। पहली बार अंतर सत्र की अवधि में सदस्य सदन के चेंबर में शपथ लेंगे। साथ ही संसदीय समितियों की बैठकों को लेकर भी आपको देंगे जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको बताएंगे। साथ ही यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से आयोजित इंडिया आइडिया समिट में पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की वकालत की है। इससे जुड़ा अपडेट भी होगा शामिल। इसके अलावा कोविड-19 से जुड़ी खबरें, आंकड़ों को लेकर ताजा जानकारी और कोरोना महामारी के दौरान घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा करने की योजना बनाने वाले यात्रियों के लिए क्या है नए निर्देश, इसकी भी होगी बात। बुलेटिन में होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। बाढ़ और मौसम की खबरों पर भी होगी निगाह। तो आइए शुरू करते हैं विस्तार से खबरों का सिलसिला। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू उच्च सदन के लिए हाल ही में नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाएंगे। ये पहला मौका है जब संसद का सत्र नहीं होने के बावजूद शपथ ग्रहण राज्यसभा सदन में कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर कार्यवाही के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राज्यसभा की द्विवार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत हाल ही में 20 राज्यों से कुल 61 सीटों पर सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। नवनिर्वाचित सदस्यों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से हैं। यहां से कुल 7 सदस्य राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। इनमें डॉक्टर भागवत किशन राव कराड, डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, छत्रपति उदयन राजे भोसले, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी के शरद पवार और आरपीआई के रामदास अठावले शामिल हैं। कांग्रेस की राजीव सातव, तमिलनाडु से भी 6 सदस्य राज्यसभा पहुंचे हैं। इनमें डीएमके की तिरुचि शिवा और तमिल मनीला कांग्रेस के जीके वासन शामिल हैं। एआईएडीएमके से एम थम्बीदुरई, केपी मनुस्वामी, एनआर एलांगो और पी सेल्वरासु। पश्चिम बंगाल और बिहार से 5-5 सीटों के लिए सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। पश्चिम बंगाल से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से अर्पिता घोष, दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा पहुंचे हैं। सुब्रता बख्शी और मौसम नूर, जबकि सीपीआईएम से विकास रंजन भट्टाचार्य निर्वाचित हुए हैं। बिहार की बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति रहे हरिवंश एक बार फिर जेडीयू से राज्यसभा पहुंचे हैं। साथ ही जेडीयू के रामनाथ ठाकुर भी उच्च सदन के लिए चुने गए हैं। बीजेपी की तरफ से विवेक ठाकुर उच्च सदन की सदस्यता की शपथ लेंगे। वहीं विपक्षी दल आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और अमरिंदर धारी सिंह राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और गुजरात, इन चारों राज्यों से 4-4 सदस्य उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ से चारों सदस्य सत्ताधारी वाईएसआरसीपी के हैं। परिमल नथवानी, अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला, पिल्ली सुभाष चंद्र बोस और वेंकटा रमन राव मोपी देवी। ओडिशा में चारों सदस्य बीजू जनता दल के ही चुने गए। इनमें ममता मोहंता, मुजीबुल्ला खान, सुजीत कुमार और सुभाष चंद्र सिंह शामिल हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की हैं और पार्टी की तरफ से अशोक गस्ती और इरन्ना कडाडी उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जबकि जेडीएस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री, पार्टी प्रमुख एचडी देवेगौड़ा और कांग्रेस की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। गुजरात से चारों सीटों के लिए हुए निर्वाचन में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। इनमें बीजेपी के अभय भारद्वाज, नरहरि अमीन और रमिलाबेन बारा शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों के लिए सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। तो वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह एक बार फिर उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से नीरज डांगी, केसी वेणुगोपाल और बीजेपी के राजेंद्र गहलोत उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। असम से भी उच्च सदन के 3 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ है। इनमें बीजेपी की तरफ से भुवनेश्वर कलिता, बीपीएफ की तरफ से बिस्वजीत दायमीरी और निर्दलीय उम्मीदवार अजीत कुमार भुयान शामिल हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा से 2-2 सदस्यों का राज्यसभा के लिए निर्वाचन हुआ है। तेलंगाना से टीआरएस के डॉक्टर के केशव राव और के.आर. सुरेश रेड्डी उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण करेंगे। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की तरफ से केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेतम उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं। झारखंड में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। हरियाणा से बीजेपी की तरफ से रामचंद्र जांगड़ा और कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम से एक-एक सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश से बीजेपी नेता इंदु बाला गोस्वामी राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो इनमें अरुणाचल प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित बीजेपी के नबाम रेबिया, मणिपुर से बीजेपी के संजा ओबा लेशंबा, मेघालय से एनपीपी के वानविरोई खारलूखी, मिजोरम से एमएनएफ की तरफ से के वानलाल वीना उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण करेंगे। राज्यसभा की 61 सीटों के लिए हुए निर्वाचन के बाद उच्च सदन में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की मजबूती बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। आज कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक होनी है, जो मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजना का क्रियान्वयन एक मूल्यांकन विषय पर मंथन करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की आज बैठक होनी है, जो जैव ईंधन के उत्पादन में प्रगति की समीक्षा करेगी। इसके अलावा सरकारी आश्वासनों संबंधी स्थायी समिति की भी बैठक होनी है। इससे पहले संसद की कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने देश में किसानों की फसलों पर टिड्डी दलों के हमले और उस पर नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की गहन पड़ताल शुरू की। इसी क्रम में कृषि संबंधी स्थायी समिति की कल अहम बैठक हुई। इस दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव समेत कई अधिकारियों ने समिति के समक्ष तथ्य पेश किए। तकरीबन 2 घंटे तक चली इस बैठक में समिति के 10 सदस्य मौजूद थे। लोकसभा सांसद पर्वत गौड़ा, चंदन गौड़ा, गद्दी गौदर इस समिति के अध्यक्ष हैं और समिति की ये 23वीं बैठक थी। 1993 में विभाग संबंधी स्थायी समितियों के गठन के बाद ये पहला मौका है जब कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति टिड्डी दलों के हमले से संबंधित विषय पर गहन पड़ताल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद कर रहा है। कल इसकी 45वीं वर्षगांठ है। इस साल के इंडिया आइडिया समिट का विषय है बेहतर भविष्य का निर्माण। आइडिया समिट में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार किया जाएगा। इसमें प्रमुख है कोविड-19 का उपचार, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड-19 खत्म होने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटने की रणनीति शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज इस समिट को संबोधित करेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका को गंभीरता के साथ मुक्त व्यापार जैसी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से आयोजित इंडिया आइडिया समिट के उद्घाटन के मौके पर वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के नागरिक और नेता सभी चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच एक ऐसी साझेदारी पनपे जिसका मकसद हो मुक्त, खुला और खुशहाल संसार। वर्तमान कोविड-19 संकट पर वाणिज्य मंत्री ने कहा कि दोनों देश मिलकर इस संकट का मुकाबला कर लेंगे। इस मौके पर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य एमी बेरा ने कहा कि कोविड-19 से निपटने में भारत अहम भूमिका अदा करेगा। On almost every score, the work that the United States does in different areas helps India, and we can actually become the manufacturer or the producer of a lot of the good technologies that the US comes up with, to make it affordable, to make it at scale and meet the growing needs of the world. I think everybody agrees that we have to balance lives and livelihoods. But as Prime Minister Modi, who today is the most popular leader, who leads a billion plus people and who trust him, who follow his directions, his instructions to the T, India has been able to actually face the pandemic much better than other parts of the world had thought India would be able to do. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया है कि सरकार आर्थिक पुनरुद्धार को गति देने के लिए और कदम उठाने को तैयार है। इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के संकेत दिख रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार की ओर से घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज का जमीनी स्तर पर एमएसएमई समेत विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि बिजली और ईंधन खपत, एक राज्य से दूसरे राज्य और राज्यों के भीतर वस्तुओं की आवाजाही जैसे संकेतकों को देखने से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुधार के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि रबी फसल अच्छी रही है और खरीफ उत्पादन भी बेहतर रहने की उम्मीद है। सुधारों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान लंबित संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाया है। Power consumption has increased, toll collection and the roads have increased. Very clearly, the bank operations and their transaction of businesses, particularly the digital mode and not the ATMs,
have increased in their traction. Very clearly, these are signs. The PMI managers index is also improved. So I can see that the stimulus that we gave, which has touched about 10% of the GDP, has actually made a big difference for companies which want to come out of the lockdown and the effects of the lockdown. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विदेशी निवेश पर उच्च रिटर्न के लिहाज से भारत को बेहतरीन जगह बताया। अमेरिका भारत व्यापार परिषद और यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने अमेरिका समेत विभिन्न देशों के निवेशकों से बुनियादी ढांचा, एमएसएमई, बैंक, एनबीएफसी और अन्य क्षेत्रों में निवेश करके इसका फायदा उठाने को कहा है। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी अस्थायी दौर है और देश को आर्थिक युद्ध जीतने का पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकट से पार पाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही कहा कि हवाई अड्डा, सड़क, एमएसएमई, रेलवे, जलमार्ग और अन्य क्षेत्रों में निवेश के सुनहरे अवसर हैं। My suggestion is to the golden opportunity for all of you to invest in MSME, invest in NBFCs, invest in financial institutions like banks, investment in railway, road, aviation. Now we are in position that India is a strength, is the fastest growing economy. We have a big market, skilled manpower, engineering manpower. Our doctors, our engineers, how they are capable, you know it. You are experiencing all this thing in the USA. Our software engineers supposed to be best in the world. And now the skilled manpower also we are increasing. I am confident that the COVID-19 is a temporary phase. We are 100% going to win against it, this war. At the same time, we will win economic war. वायुसेना के कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। 24 जुलाई तक चलने वाला ये सम्मेलन दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय अगले दशक में भारतीय वायुसेना है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान वर्तमान सैन्य तैयारियों और तैनाती का जायजा लिया जाएगा। साथ ही अगले दशक में भारतीय वायुसेना की सैन्य परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। उद्घाटन के दौरान रक्षा सचिव और रक्षा उत्पादन सचिव की भी मौजूद रहने की उम्मीद है। यात्री रेलगाड़ियों के संचालन के लिए निजी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करने के पूर्व सम्मेलन का मंगलवार को आयोजन किया गया। इसमें लगभग 16 संभावित आवेदकों के भाग लेने से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। दूसरी कॉन्फ्रेंस 12 अगस्त को प्रस्तावित है। आवेदकों की ओर से उठे सवालों का रेलवे और नीति आयोग के अधिकारियों ने जवाब दिया। लिखित जवाब भी 31 जुलाई तक रेलवे उनको भेजेंगे। भारतीय रेल 109 जोड़ी मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों को निजी संचालकों को सौंपना चाहती है। इससे करीब 30,000 करोड़ का निवेश संभावित है। पहली बार यात्री ट्रेनों के संचालन में निजी निवेश की ये पहल है। इसके लिए 2 स्तर पर प्रतिस्पर्धी बिडिंग के तहत प्रस्तावों की मंजूरी दी जाएगी। देश के दूसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 के लॉन्च की आज पहली वर्षगांठ है। पिछले वर्ष 22 जुलाई को चंद्रयान 2 को रॉकेट GSLV Mk3M1 के जरिए लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 2 पर सभी 8 पेलोड अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रमा की सतह और ध्रुवीय कवरेज की वैश्विक मैपिंग मिशन योजना के अनुसार की जा रही है। चंद्रयान 2 पेलोड से व्यापक डेटा प्राप्त कर लिया गया है और ध्रुवीय क्षेत्रों में जल बर्फ की उपस्थिति, एक्सरे आधारित और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक खनिज जानकारी, साथ ही मध्य और उच्च अक्षांश उपस्थिति के लिए मापदंडों को प्राप्त किया जा रहा है। इस बीच इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 2 विज्ञान प्रयोगों से प्रमुख निष्कर्षों पर रिपोर्ट मार्च 2020 में वार्षिक सम्मेलन में जारी करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। वहीं वैश्विक उपयोग के लिए चंद्रयान 2 से विज्ञान डेटा की सार्वजनिक रिलीज अक्टूबर 2020 में शुरू होगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर, सुना है सुनील कोविड-19 से ठीक होने के बाद वापस से काम शुरू कर रहा है। हाँ, ठीक सुना है। सर, उसको कोई अलग कमरा दे दीजिए, खाना भी वहीं खाएगा। तुम्हें भी तो टाइफाइड हुआ था ना पिछले साल, तुम नहीं खाते थे सबके साथ।
ये भी एक नॉर्मल बीमारी की तरह है, जिसमें ठीक होने के बाद बीमार से कोई खतरा नहीं। तभी तो हॉस्पिटल ने सलाह दी है काम शुरू करने की, समझे? इनको विजेता के रूप में अपनाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अब बात कोरोना से जुड़े अपडेट की। देश में कोरोना के मामले 11.5 लाख के पार हो गए हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के मद्देनजर 7.25 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले लोगों और इससे संक्रमित मरीजों की संख्या के बीच का अंतर बढ़कर 3,22,000 से ज्यादा हो गया है। कोरोना से ठीक होने की दर में सुधार हो रहा है और ये 62.72% तक पहुंच गया है। भारत में कोविड से होने वाली मौतों की दर घटकर 2.43% हो गई है, जो दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है और ये लगातार और कम हो रही है। देश में अब तक कुल 1,45,00,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। अभी देश भर में 1,274 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जिनमें सरकारी क्षेत्र की 892 और निजी क्षेत्र की 382 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। देश में प्रतिदिन 10 लाख जनसंख्या पर 180 टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है। देश में पॉजिटिविटी रेट 8.07% है। सरकार का लक्ष्य पॉजिटिविटी रेट को 5% से कम रखना है। देश में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से कम है। पिछले 4 महीने के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो देश में प्रतिदिन कोरोना टेस्ट में लगातार इजाफा हुआ है। अप्रैल में जहां औसत 28,500 से अधिक कोरोना के टेस्ट रोजाना हो रहे थे, वो मई में बढ़कर 94,000 से अधिक हो गए। जून में प्रतिदिन कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़कर 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। जुलाई में अब तक प्रतिदिन कोरोना टेस्ट का औसत 2,77,000 के पार पहुंच गया। वर्तमान में भारत में हम 180 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पर मिलियन टेस्ट का मापदंड है, इसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। केवल टेस्ट कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको ये टेस्ट इस स्तर पर 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करने हैं ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 10% पर आ जाए। सो दैट इज द अल्टीमेट एम, to maintain this level of testing and to bring positivity down to 5% eventually or even lower than that. राजधानी दिल्ली में लगभग 23% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है, जबकि 77% लोगों पर अब भी संक्रमण का खतरा है। इसलिए उन्हें सभी तरह की सावधानियां बरतना जरूरी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ओर से कराए गए सर्वे में ये बात सामने आई है। राजधानी के 11 जिलों से अलग अलग उम्र के लोगों से 21,387 सैंपल लिए गए थे। ये सर्वे 27 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 23.48% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी मिली है। इनमें से अधिकतर लोग बिना लक्षण वाले हैं। इस बीच दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 1,349 नए मामले सामने आए। राजधानी में अब तक कोरोना वायरस के कुल 8,51,311 जांच की गई हैं। दिल्ली में अभी कुल 689 कंटेनमेंट जोन हैं। कोरोना महामारी के दौरान घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा करने की योजना बनाने वाले यात्री जो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उन्हें 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और बाद में 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। ये नया डेवलपमेंट यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के एहतियाती कदम के तौर पर आया है। सरकार के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में रहने की योजना बनाने वाले यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा, जिसमें एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिशियल की तरफ से प्राइमरी स्क्रीनिंग है। इसमें अत्यधिक सटीक मास स्क्रीनिंग, कैमरे की थर्मल माउंटेड स्क्रीनिंग शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार अब कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी लाई है। इसके तहत होम आइसोलेशन के लक्षण विहीन मरीजों को 10 दिन होम आइसोलेशन के बाद 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके अलावा फैसिलिटी आइसोलेशन के लक्षण विहीन मरीजों को भी भर्ती होने के 7 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकेगा। उधर शासन से आदेश मिलने के बाद कल से राजधानी लखनऊ में होम आइसोलेशन की अनुमति दे दी गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मणिपुर के थौबल जिले में भी 27 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है।
लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के अंतर जिलों के रास्तों पर वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों को देखते हुए सरकार ने आईटी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं सरकार ने पीपीई किट और मास्क की निर्यात नीति में संशोधन किया है। सभी श्रेणियों के चिकित्सा कवरों का निर्यात, जिसमें मेडिकल में काम आने वाले चश्मे, सभी तरह के मास्क, जिसमें गैर चिकित्सा गैर सर्जिकल मास्क भी शामिल हैं, मेडिकल नाइट्राइल, एनबी और दस्तानों के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,48,35,000 के पार हो चुकी है, जबकि 6,13,700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां अब तक 38,87,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 1,41,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कोविड-19 परीक्षण के मामले में दुनिया में अग्रणी है और भारत दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा महामारी के प्रकोप के मामले में ब्राजील दूसरे नंबर पर है। ब्राजील में अब तक 21,18,600 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 80,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण ओमान ने शनिवार से 2 सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। साथ ही बांग्लादेश सरकार ने सभी नागरिकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस बीच कोरोना महामारी के कारण पहली बार दिसंबर में होने वाले नोबेल पुरस्कार समारोह को रद्द कर दिया गया है। ये जानकारी नोबेल फाउंडेशन ने दी है। एयर बबल व्यवस्था के तहत आज तड़के पहली बार दिल्ली से वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट रवाना हुई। वहीं वॉशिंगटन से एक उड़ान भी नई घोषित द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को घोषणा की थी कि अमेरिका के एयर फ्रांस और यूनाइटेड एयरलाइंस भारत के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करेंगे। बैंकों ने कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी से प्रभावित एमएसएमई क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1,27,582 करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत किए हैं। हालांकि इसके बदले एमएसएमई के लिए 100% ECLGS के तहत 20 जुलाई तक 77,613 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से मई में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा है कि 20 जुलाई 2020 तक PSBs और निजी बैंकों की तरफ से 100% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत स्वीकृत कुल राशि 1,27,582.60 करोड़ रुपए है, जिसमें से 77,613.06 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच विश्वविद्यालय में प्रवेश की परीक्षाएं आयोजित कर सकती है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जेईई मुख्य परीक्षा और एनडीए प्रवेश परीक्षा की तारीख एक दूसरे से ना टकराएं। उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथियों के बारे में छात्रों की ओर से बहुत से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ईएसआईसी और पीएफ का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिक इससे जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के पास उन प्रवासी श्रमिकों के बैंक खाते समेत तमाम जानकारियां हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने लगातार श्रम सुधार की दिशा में काम किया है और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि 44 श्रमिक कानूनों के बदले 4 कोड लागू किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि संसद वेतन कोड का मसौदा पहले ही मंजूर कर चुकी है। कोलकाता से रवाना हुआ पहला ट्रायल कंटेनर पोत बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पहुंच गया है। वहां से माल को बांग्लादेश के ट्रकों से अगरतला ले जाया जाएगा। इस कदम से अब पूर्वोत्तर भारत बांग्लादेश के समुद्री बंदरगाहों से जुड़ चुका है। जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने डिजिटल माध्यम से ट्रायल मालवाहक पोत को रवाना किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने ब्राजील के अधिकारियों के अनुरोध के बाद कुछ व्यक्तियों और उद्यमों के 60 बैंक अकाउंट बंद कर दिए हैं। ब्राजील की तरफ से उनके देश में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के कारण बैंक अकाउंट को बंद करने का अनुरोध किया गया था। केंद्रीय कैबिनेट ने आपराधिक जांच में भारत और ब्राजील के बीच एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को मंजूरी दी थी और इसी के तहत ही ब्राजील के अधिकारियों ने भारतीय संघीय जांच एजेंसियों को ये अनुरोध भेजा था।
कोरोना वायरस महामारी के कारण जम्मू और कश्मीर में धार्मिक स्थलों के बंद होने के मद्देनजर इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का निर्णय श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में तीर्थ मंडल की बैठक में लिया गया। हालांकि बोर्ड ने कहा है कि वो दिन में 2 बार सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण करेगा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए।